हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो 24 तारीख का हिंदी का पेपर आ रहा है उसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूं। और इस वीडियो के माध्यम से जब आप शुरू से एंड तक इस वीडियो को देखोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई रहेगा, क्योंकि आप पे सारी चीजें करनी आ जाएगी। मैंने इस वीडियो में आपको पेपर बताऊंगा कैसे पेपर आता है, किस नंबर पे कौन सा पेपर प्रश्न होता है और कॉपी में प्रश्नों को कैसे करना होता है। साथ के साथ इस वीडियो के माध्यम से ही मैं आपको नोट्स भी अवेलेबल कराता जाऊंगा। हर एक प्रश्न पे आपसे बात करूंगा और कॉपी में कैसे करना है ये भी बताऊंगा। और आइए देखते हैं। आपको जैसा कि मालूम है, जो 24 तारीख को आपका पेपर होने जा रहा है वो 100 नंबर का आता है हिंदी का, और ये दो भाग में बटा हुआ होता है, खंड क और खंड ख। तो खंड क जो रहेगा वो 50 नंबर का रहेगा, और जो वो 7% होते हैं। 8 रहता है वो खंड ब से आएगा, और उसमें भी 7% होते हैं। टोटल कुल मिला के 14% होते हैं, और जो कि 50-50 मार्क्स के होते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं पेपर दिखा दूं आपको। पेपर में देख लेना है कि कौन से नंबर पर कौन सा प्रश्न है। आइए पेपर भी देखते हैं। तो जो पहला वो रहेगा खंड, वो रहेगा खंड क। खंड क में 5 बहुविकल्प आएंगे, क, ख, ग, घ, अण। ये गद से आते हैं। अब मैं इसमें गद की बात करूंगा। जो ये गद से 5 नंबर के आते हैं, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप जाके उस वीडियो को देख लीजिए। 5 नंबर आपके वहां से कवर हो जाएंगे जब वो वीडियो मेरी देखेंगे, क्योंकि मैंने शुरू से एंड तक उसमें जितने भी काल है वो मैंने सब बताए हुए हैं। जैसे कि आदिकाल है ना, ये काल के हिसाब से मैंने बातेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, ये सारे युग मैंने इसमें कवर किए हैं। और देखो क्वेश्चन भी ऐसा ही आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य पत्रिका मौलिक उपन्यास क्या है, जैसे कि परीक्षा गुरु है, तो इस तरीके से ही आते हैं। तो सबसे पहले पेपर देखिए, ये प्रश्न आपको कॉपी में कैसे करना है ये आगे पता चल जाएगा। 5 बहुविकल्प कैसे करने हैं। दूसरा देखिए, दूसरा जो आपको करना है ये देखिए, जो दूसरा प्रश्न आएगा दूसरा जो प्रश्न रहेगा वो रहेगा आपका बहुविकल्प का ही। ये भी दूसरे नंबर पे क, ख, ग, घ, अन, ये भी 5 नंबर आते हैं। और ये कहां से करना आपको ये भी ध्यान रखिए। ये करना है, ये काव्य के 5 प्रश्न आते हैं काव्य से, और इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है 5 नंबर की। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है देखिए। शुरू में आपको पढ़ना है आदिकाल, आदिकाल के बाद आपको पढ़ना है भक्ति काल। इसी इसी क्रम से आप पढ़ेंगे ना तो ये पांचों के पांचों क्वेश्चन हल हो जाएंगे। भक्ति काल भी 2 भागों में बांटा, निर्गुण और सगुण। निर्गुण भी 2 भागों में है। कौन कौन से? नंबर 1 प्रेमाश्री और ज्ञानाश्री। ये सगुण में राम भक्ति पढ़ेंगे आप और कृष्ण भक्ति। और इसके बाद आएगा रीतिकाल। अगर इन कालों में आदिकाल के कवि कौन कौन से रहे हैं, भक्ति काल के कवि कौन कौन से रहे हैं, प्रेमाश्री में कौन कौन थे, उनकी रचनाएं क्या थी, ये कवि कौन थे राम भक्ति के और कृष्ण भक्ति के, रीतिकाल में, तो ये क्रम से आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप इनको क्रम से पढ़िए। मेरी वीडियो में मैंने अपनी वीडियो में ये बनाए हुए हैं, और ये 5 के 5 नंबर आपके वहां से कवर हो जाएंगे। तो पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न बहुविकल्प के आते हैं, टोटल 10 नंबर के। पेपर देखिए ऐसे ही आना है पेपर, तो इस पेपर को जरूर आपको तैयार करते हुए चलना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या आता है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं कौन सा आना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो आएगा आपका, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आना है, इसकी बात करेंगे अब। ये आएगा, नीचे दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर। गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आपसे पूछेगा, ये एक गद्यांश देगा, तो आपको ये कैसे कवर करना है। शुरू की जो खंड क्या है ना, खंड क्या है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है पूरा 7 के 7 प्रश्न के ऊपर। आप एक बार उनको देख लीजिए और तुरंत आप ये सारे प्रश्न करना सीख जाएंगे, ठीक है ना। तो तीसरा जो प्रश्न आना है वो इस गद में से प्रश्न उत्तर, जैसे कि शुरू में संदर्भ,
बाद में इनकी व्याख्या, और जो ये 3 है ये प्रश्न इसमें छांटने को आते हैं, और टोटल ये भी 10 मार्क्स का होता है। तीसरा हो जाएगा गद्य के प्रश्न उत्तर छांटने का। आइए नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। जो नेक्स्ट होगा वो भी सेम यही रहेगा, आपको बस प्रश्न उत्तर आपका जो छांटने को आएगा वो आएगा पद में से। ये देखिए ये पद दिया रहेगा, और पद में से भी आपको 5 क्वेश्चन छांटने आते हैं, जैसे लेखक का नाम और रेखांकित अंश की व्याख्या। इस तरीके से ये पांचों के पांचों भी पद में से छांटने को आएंगे। जो चौथा क्वेश्चन रहेगा, अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं आपके पेपर में। ये खंड क ही चल रहा है अभी, पहले इन पेपर को देख लीजिए एक बार, फिर कॉपी में कैसे करना है मैंने ये भी बताया हुआ है। इस वीडियो के माध्यम से आप पूरी की पूरी नॉलेज जानेंगे कि आपको करना क्या है। अब देखिए खंड जो ये आना है पदांश पर आधारित प्रश्न। एक पदांश दिया रहेगा, इसमें से भी आपको 5 प्रश्न उत्तर छांटने को रहेंगे, ठीक है ना। ये भी टोटल 10 मार्क्स का ये पदांश से पढ़ने आपको, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 जो आना है वो देख लीजिए एक बार। पेपर जरूर आपको ध्यान रखना है कि कौन सा नंबर पर कौन सा प्रश्न आ रहा, ठीक है। अब ये देखिए प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर जो 5 पूछेगा वो किसी एक लेखक का साहित्य परिचय लिखवाएगा, और वो भी 80 शब्दों में, और ये टोटल 5 नंबर का होता है। ध्यान रखना साहित्य परिचय पूछा है या जीवन परिचय, ये याद रखना साहित्य परिचय पूछा है इसमें। ये 3 में से कोई सी एक करने को आएगी आपको। इसी तरीके से काव्य से भी 3 में से कोई सी एक जीवन साहित्य परिचय या जीवन परिचय कोई एक चीज पूछेगा। दोनों में साहित्य परिचय पूछा, करना कैसा है कॉपी में मैं आगे बताऊंगा। ये भी 5 नंबर का होता है। और इसके बाद जो छठा नंबर आता है, यहाँ छठे क्वेश्चन को थोड़ा सा अलर्ट होके चलिए। छठा मैं क्यों कह रहा हूं, छठे नंबर पे देखिए बहादुर और लाठी की कहानी के उद्देश्य पूछे इसमें, और नीचे अथवा इनमें से ध्रुव यात्री कथा वस्तु पूछी। आप क्या करते हैं पेपर में पूरी कहानी लिखना स्टार्ट कर देते हैं, कहानी तो पूछे ही नहीं उसने, है ना। तो कहानी नहीं पूछी, या तो आप उद्देश्य करिए इन दोनों में से किसी एक का, या कथा वस्तु। तो आपको कथा वस्तु ज्यादा आसान रहेगी, और मैंने ऐसा करने का तरीका भी बताया हुआ, वो आगे भी बताऊंगा जब मैंने कॉपी में खुद पूरे कॉपी में पूरा पेपर किया ये वाला। तो आप देखिए कितने पेज पे कितना प्रश्न करना है वो आगे आएंगे, पहले आप पेपर पे नजर मारिए। नेक्स्ट देखिए 7वां जो प्रश्न आएगा, 7वां, वो 7वां जो प्रश्न आएगा ये देखिए। 7वां जो प्रश्न रहेगा वो आएगा खंड काव्य से। जो आपके ये देखो खंड काव्य का जो होता है ये भी 80 शब्दों में लिखना होता है, और 5 नंबर का रहता है। इसमें आपको जो आपके जिले में, जैसे किसी के जिले में मुक्ति काव्य है तो वो इन दोनों में से कोई सा एक प्रश्न करेगा, सारे नहीं करने। जो आपके अगर कोई किसी के जिले में सत्य की जीत किताब खंड काव्य लगी हुई है तो वो इन दोनों में से कोई सा एक करेगा। और रश्मि रथी जिसके खंड काव्य में रश्मि रथ लगी है जिले में, तो वो इन दोनों में से एक करेगा। जैसे सहारनपुर में आलोक व्रत लगी हुई है तो वो या तो कथा वस्तु लिखेगा या गांधी का चरित्र चित्रण, इन दोनों में से कोई सा एक करना है। टोटल 5, यानी कि जिसके जिले में जो सा भी प्रश्न है वो इसको हल करेगा। तो इस तरीके से 7वां प्रश्न भी कितने नंबर का आता है, 5वें। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 की अगर बात करें, यहां से शुरू हो जाता है प्रश्न 8 आपका खंड ख। अब देखिए खंड ख शुरू हो गया आपका, ये देखिए खंड ख। खंड ख में क्या आना है इस पे ध्यान रखिए। खंड ख में आना है जो संस्कृत दी रहेगी इसका संदर्भ लिखना। पहले तो 2 नंबर तो संदर्भ के रहेंगे, और 5 नंबर रहेंगे इसके अनुवाद के, ठीक है ना। इसी वीडियो में बताऊंगा ये आप करेंगे कैसे। सबसे पहले याद रखिए जब खंड ख आप करोगे तो 8वां का जो क रहेगा, 8वें का क ये 7 नंबर का रहेगा, और इसका संदर्भ लिखेंगे पहले आप, और फिर इसका अनुवाद मैं कॉपी में दिखाऊंगा कैसे किया है, कॉपी भी दिखाऊंगा। पहले प्रश्न पर जाए, 2 में से कोई सा एक करने को आएगा, या तो ये या ये, ठीक है। इसी तरीके से जो 8 का ख रहेगा वो श्लोक का अनुवाद रहेगा। आगे देखिए, ये देखिए ये कोई श्लोक दिया रहेगा, देखो ये रहा ख, ये श्लोक दिया, इस श्लोक का भी आपसे संदर्भ सहित अनुवाद कराएगा, और ये भी 7 नंबर कराएगा। 2 नंबर का संदर्भ और 5 नंबर का अनुवाद, यानी कि 14 नंबर के आपके संस्कृत में से रहेंगे।
तो इन दोनों में से कोई सा एक का आपको या तो अथवा है ना, या तो ये करिए या ये करिए, जौन सा आपको आता होगा वे करिए, ठीक है ना। इसके बाद वो जो प्रश्न रहता है वो मुहावरे और लोकतियों में से, यहां ध्यान रखना कितने मुहावरे दिए, 1 2 3 4, चारों नहीं करने, सिर्फ एक का लिखना, इन चारों में से किसी एक का करना है आपको कॉपी में। कैसे करेंगे कॉपी में बताऊंगा, और ये 2 नंबर का आता है, ठीक है। इसके बाद जो 10वां प्रश्न होता है वो अपठित कोई गद्यांश दिया रहेगा, और 3 इसके प्रश्न दे रहेंगे जो इसमें से छांट के आपको करने पड़ेंगे। कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, ये भी मैं आपको दिखा दूंगा। जैसे कि इसमें से ही मंगल सतह पर चट्टानों में किस तत्व की प्रधानता है, इसमें खुद ही लिखे मिलेगा आपको मीथेन की, ठीक है ना। इसने कहा मंगल ग्रह मिट्टी किसके कारण लाल है, एफिल तत्व के कारण, है ना। और सर्वप्रथम अस्तित्व में आने वाले जीव कौन सा है, एक कोष के जीव जैसे अमीबा और पैरामीशियन। तीनों के तीनों उत्तर इसमें से ही मिलेंगे, और अत्व में आएंगे दो, दो में से कोई सा एक कर देना है जिसके उत्तर आपको पता चल रहे हैं। नेक्स्ट कितने क्वेश्चन हो गए, 10। 11वां जो क्वेश्चन रहेगा, ये देखिए आपके पेपर में जो 11वां क्वेश्चन रहेगा, आपको पेपर का स्वरूप जरूर पता हो, किसी बच्चे को सबको पता रहता है, फिर भी एक बार देख लीजिए, ये तो पता रहता है, लेकिन कॉपी में करना कैसे है, कितने टाइम में कौन सा करना है, उस पर ही बात करने में आया हुआ हूं। अब देखिए जो 11वां रहेगा, 11वें का जो क्या प्रश्न रहेगा वो रहेगा शब्द युग्म, यानी कि ये बहुविकल्प रहेगा 11वें का क्या का। इसमें आपको क्या बताना, सही चयन करना था, अग और अग का अर्थ क्या होता है, अग और अग का, जैसे कि अचल और पाप होता है, ये 4 बहुविकल्प में से एक। ऐसे ही पयोद पयोदी का आपको सही अर्थ बताना, पयोद और पयोदी इसका अर्थ होता है बादल और समुद्र, ठीक है ना। ये तो कोई नहीं, ये तो मैं करने बताऊंगा आपको। इन शब्दों का एक शब्द बताना है, और गै में से भी शब्द चयन करना है कि किसी गूढ़ रहस्य को जानने वाला, जैसे मर्ग होता है, ठीक है ना, जिसे ये इस तरीके से आपको ये बहुविकल्प करने होते हैं, कै ख गै और घ भी आएगा, तो ये बहुविकल्प आते हैं आपको। अब देखिए पेपर देखिए, 11 तक आ गए ना आप, 11वें का घ भी प्रश्न आता है, ये देखिए घ को देखिए, घ बहुविकल्प नहीं होता, निम्न में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखने होते हैं, यानी कि जो ये वाक्य दिया है इनमें से किसी 2 को आपको शुद्ध करके लिखने हैं। और 12वां जो प्रश्न रहेगा वो आपको लिखने को आएगा, देखो ध्यान रखना, श्रृंगार रस यानी कि रस आएगा, या करुण रस, अथवा इन दोनों में से कोई सा एक लिखना है, 2 नंबर का ये होता है उदाहरण सहित। दूसरा अलंकार में से आएंगे, या तो कोई सा ये वाला अलंकार कर लीजिए, श्लेष में संदेह अलंकार करने सिखाऊंगा मैं इसी वीडियो में, और या दोहा और छंद में कुंडलियों में से कोई सा एक छंद। टोटल 6 नंबर का 12वां प्रश्न होता है, यानी कि रस छंद अलंकार। नेक्स्ट देखिए 13वां क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन देखिए, 13वां क्वेश्चन में आपको प्रार्थना पत्र लिखने को आता है, यानी कि परीक्षा के समय बिजली कटौती, ये भी लिखना मैं सिखाऊंगा आपको 6 नंबर का, कैसे आप लिखोगे कॉपी में, सब पे बात करूंगा। या भारतीय स्टेट बैंक शाखा के प्रबंधक को लिखवाना है उच्च शिक्षा ग्रहण हेतु ऋण प्राप्ति के लिए, ठीक है ना। और 14वां जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा आपका निबंध का 9 नंबर का, वो निबंध इन 4 में से कोई सा एक करना है, ये भी मैं बताऊंगा कौन सा आप करेंगे। इस तरीके से पूरे टोटल 14 क्वेश्चन होंगे, खंड क 50 मार्क्स के और खंड क 50 मार्क्स के। अब देखिए कॉपी में कौन सा प्रश्न कैसे करना है, आइए मैं कॉपी दिखा देता हूं आपको। अब देखिए कॉपी, जैसे ही आप स्कूल में जाएंगे पेपर देने, जिस जहां आपका सेंटर लगा है पेपर देने जाएंगे, आइए मैं इस पर बात करूंगा। ये देखिए अब आपको हिंदी का जो पेपर होता है वो थोड़ा सा लेंथी पेपर होता है। अब मैं यहाँ थोड़ी सी आपको स्ट्रेटेजी बता दूं, आपका पेपर शुरू होने से 15 मिनट पहले आपको कॉपी मिल जाती है। आपको क्या करना है, सावधानी पूर्वक आप अपने पहले पेज पे एंट्री करिए, रोल नंबर और कहाँ सेंटर लगा ये भर के आप, जब आप 5 मिनट बचा लेंगे, 5 मिनट के बाद आपको क्या करना है, करीब 10 पेज पे ब्लैक पेन से 2 लाइन यहाँ खींच लेंगे साइड में, और 2 लाइन यहाँ खींच लेंगे, जैसे कि मैंने, ताकि आपका समय बचे, क्योंकि हिंदी के पेपर में समय की बहुत कीमत है। समय बचा के आपको चलना है, और समय बचाएंगे तो पेपर आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। अब आप देखिएगा किस तरीके से मैंने अभी आपको बताया, 10 पेज पे ऐसे इधर कम गैप लेना, बहुत इधर थोड़ा सा ज्यादा लेना। तो सबसे पहले आप बीच में लिखेंगे, अब मैं प्रश्न नंबर 1 का उत्तर कर रहा हूं, ये था बहुविकल्प उत्तर, आपको कॉपी में ऐसे ही करना है
उत्तर कै ख ग घ अड़, जो सा अगर पहले का पहला उत्तर सही था और उसका परीक्षा गुरु ये लिख देना, प्रश्न नहीं उतारना आपको कॉपी में। दो दो ख का तीसरा उत्तर सही था, अपना अपना भाग्य ये लिख देना। तो पांचों को पांचों ऐसे ही कर लेने, बहु विकल्प के उत्तर कॉपी के अंदर ऐसे टोटल पांच लाइन में ये आ जाएंगे। ज्यादा कॉपी भरने से नंबर नहीं मिलते, ना लाइन छोड़ कर करना आपको, ऐसे कर देना। फिर जब ये पूरा हो जाएगा पहला उत्तर, तो आप दो लाइन काले पेन से खींच के अब आप लिखेंगे उत्तर नंबर 2। ये भी बहु विकल्प उत्तर, यहां डालेंगे बहु विकल्प उत्तर ब्लैक पेन से, क ख ग घ अड़, ये भी पांचों के पांचों ऐसे डाल देंगे। और जिसका जो उत्तर है बस उत्तर उत्तर लिखते चलेंगे, ना राइट का निशान लगाना ना कुछ, बस उत्तर उत्तर उसे लिखते चलेंगे। और यही देखो पहले पेज पे आपकी जगह बचेगी, यही दो लाइन खींच के ब्लैक पेन फीटी के द्वारा ब्लैक पेन से उत्तर तीसरा भी यही स्टार्ट कर देना। पहला पेज का काम चल रहा आपका, ये पेज नंबर 1 ही चल रहा, जैसे ही आप करेंगे। और यहां लिखेंगे ऊपर गद्यांश पर आधारित उत्तर, दो शब्द ले लेंगे जो गद्यांश आया उसके, जो आप कर रहे हैं डैश करके उसके लास्ट के दो अक्षर ये ब्लैक पेन से लिख देंगे। संदर्भ इसी पेज पे लिखना, यही संदर्भ लिख के आना है, मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, इसी पेज पे संदर्भ आ जाएगा। ठीक है ना, ये हुआ आपका पहला पेज का नंबर। बोर्ड में इसी तरीके से आपको कॉपी में करना है ताकि आप हिंदी में अच्छे मार्क्स पा सके। बहुत से बच्चों पे पेपर तो पूरा याद होता है लेकिन कॉपी में करने का तरीका नहीं होता, कहीं का कहीं लिख देता है वो, समय से भी बीट हो जाता है। समय बचाते हुए चलना है। अब देखिए नेक्स्ट जो दूसरा पेज आप खोलेंगे, दूसरे पेज को देखिए, जैसे ही आप दूसरा पेज खोलोगे, दूसरे पेज पे आप उसकी व्याख्या लिखना शुरू कर दे, क्योंकि पहले पेज पे तो संदर्भ आ गया ना, ये व्याख्या लिख दे जो आई हुई, ये व्याख्या हो जाएगी। फिर तीसरे प्रश्न एक लाइन छोड़ के तीसरे का उत्तर आ जाएगा गद्यांश में से ही, चौथे का उत्तर आ गया गद्यांश में से ही, और फिर पांचवे का, ऐसे पूरा का पूरा तीसरा प्रश्न आपका हल हो जाएगा गद्यांश में से संदर्भ सहित व्याख्या छांटन के। और जब ये पूरा हो जाएगा तो दो लाइन फीटी के द्वारा ऐसे खींच दीजिएगा। अब उत्तर नंबर 4 पे चलते हैं। 4 होता है पदांश पर आधारित उत्तर। ठीक है ना, ये भी आपको क्या काम करना है, जौन सा पदार्थ आप कर रहे हैं उसके दो शब्द यहाँ लिखिए ब्लैक पेन से और दो शब्द यहाँ लिखिए और डैश डैश करके ऐसे खींच दीजिए। ये कॉपी में सही तरीके से है और इसी पेज पे संदर्भ भी आ जाएगा आपका। पेज नंबर 2 का आपका काम इतना होना है कॉपी के अंदर। ठीक है ना, ये संदर्भ आ जाएगा आपका उत्तर नंबर 4 का। देखिए पेज नंबर 3 पे आपको क्या करना है, ये देखिए, ये पेज नंबर 3 पे जैसे कि आपने अभी गद्यांश का क्या है, ऐसे ही पद्यांश का हो जाएगा। ऐसे ही पद्यांश का पहले व्याख्या करनी है आपको, फिर तीसरे का उत्तर पद्यांश में से छांटना है, चौथे का और पांचवे का। देखो पांचों को पांचों ये इसी पेज पे आ जाएंगे उत्तर, संदर्भ बस दूसरे पेज पे आया, पेज नंबर 3। ये भी गिनते रहना मैं कितने पेज पे क्या पेपर, ऐसे ही करके आना आपको। जब ये पूरा हो जाएगा तो दो लाइन खींच देना आप ब्लैक पेन से ऐसे, इससे पता रहेगा कि हाँ आपने 3 कर लिया। देखो लाइनें दोनों तरफ खींची हो, इससे राइटिंग भी आपकी अच्छी लगती है। अब उत्तर नंबर 5 आपका साहित्य परिचय पूछा था, तो साहित्य परिचय यहाँ डालेंगे और जिसकी कर रहे हैं उसको यहाँ लिखेंगे, जिसके भी लिख रहे हैं। और इसी पेज पे पेज नंबर 3 पे ही जो क्या लिख रहे हैं आप जीवन परिचय डालेंगे। पहले तो देखो ये तो साहित्य परिचय देना होता है, इसके 4 स्टेज डालनी है आपको, जीवन परिचय, साहित्य परिचय, है ना। देखो मैं अभी दिखाऊंगा, सबसे पहले स्टेज जीवन परिचय, ये इसी पेज पर आ जाएगा जीवन परिचय। और पेज नंबर 4 आप खोलोगे तो पेज नंबर 4 पे आपको देखिए, ये पेज नंबर 4 का वर्क देखिए, तो थोड़ा सा जीवन परिचय वहां आ गया था और फिर थोड़ा सा जीवन परिचय यहाँ आ गया, है ना। उसके बाद दूसरी हेडिंग डालनी है आपको साहित्य परिचय, क्योंकि 80 शब्दों में ही लिखना है आपको। कितने पर 80, तो सवा पेज पे लिखिए बस। और फिर बीच में प्रमुख रचनाएं आ जाएगी और फिर हिंदी साहित्य में स्थान, यानी कि सवा पेज पे आपका जीवन परिचय खत्म होना चाहिए। अगर ज्यादा करने की कोशिश की तो पेपर छूट जाएगा आपका। तो सवा पेज पे ये लिखिएगा जीवनी, ऐसे ही सवा पेज पे जीवनी लिखनी किसकी, काव्य की। दो जीवन परिचय लिखने को आएंगे या साहित्य परिचय लिखने को आएंगे। नेक्स्ट कितने पेज हो गए, 4 पेज का आपका काम हो गया। 5वें पेज पे जब आप चलेंगे तो 5वें पेज पे आप फिर साहित्य परिचय लिखेंगे, किसका, काव्य का। एक और दो साहित्य परिचय लिखने को आएंगे ना, ये देखिए। लेकिन जब भी लिखे तो आप ऊपर लिखे जौन सा आप पेपर कर रहे हैं।
ठीक है ना, जोन सा भी पेपर आप कर रहे हैं उसको आप लिख दें। देखो अगर आप जयशंकर प्रसाद के लिख रहे हैं, थोड़ा सा नीचे को कर लेते हैं इसको, ये देखिए, ठीक है। तो 5 का ख्या कर रहे हैं यहाँ जयशंकर प्रसाद। सबसे पहले है स्केच, वही जीवन परिचय, साहित्य परिचय, कीर्तियां, अगर किसी को शैली भी लिखनी है शैली भी लिख दीजिए एक दो इसकी अगर लिखनी है। और नेक्स्ट पेज पे चलिए, नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा इसका हिंदी साहित्य में स्थान। देखो यानी कि पेज नंबर 6 पे आ गए हम, 5 पे वो हो गया, 6 पे, पेज नंबर 6, ये देखिए ये पेज नंबर 6 का काम हो गया, हिंदी साहित्य में स्थान। इस तरीके से आपके कितने क्वेश्चन हो गए, पूरे 5 क्वेश्चन हो गए। अब मैंने आपको बताया था वहां कहानी लिखने की, कहानी जो थी उत्तर नंबर 6, इसी पेज पे शुरू कर दीजिए, 6ठे पेज पे ही। जैसे कि ये ध्रुव यात्रा की आई थी, तो कथा वस्तु कैसे लिखनी, पूरी कहानी नहीं लिखनी, यही कथा वस्तु लिख देनी है। जैसे ध्रुव जो जिसकी भी आए बस यहाँ बदल देना आपको, ध्रुव यात्रा, अगर वहां पंचलाइट आती तो यहाँ पंचलाइट लिख देते। हिंदी के सुप्रसिद्ध कहानीकार, यहाँ बदल देना जिसने वो लिखी। द्वारा लिखित एक मनोवैज्ञानिक चरित्र प्रधान मार्मिक कहानी है, इन्होंने ये पूरा यू ही लिख देना बस आपको। सिर्फ कहाँ चेंज करना, ये चेंज करना, और एक जगह और चेंज करना है, और वो है मैंने लिखा है, हाँ कहाँ गया, ठीक है इसमें देख लेना, ये रहा देखो, 2 बार नाम आना है ना इनका कवियों का, तो ये चेंज करना बस, कोई सी भी आई ये लिख देना, फिर थोड़ी सी उस कहानी के बारे में लिख देना बातें। जैसे ध्रुव यात्रा की आई, ध्रुव यात्रा की कहानी अब लिखिए ना, जब तो कथा वस्तु होगी, पहले तो थोड़ा सा लेखक के बारे में बताइए किस तरह की कहानी है ये, और फिर थोड़ा सा कहानी के बारे में लिख दीजिए। तो इस तरीके से ये नेक्स्ट पेज पे चली जाएगी। 6 पेज हो गए थे ना, 7वें पेज तक आ जाएगी, ये देखिए, और ये आ गई यहां तक, ये अगले पेज पे हो गया 7वां पेज, ठीक है ना, ये हुआ 7वां पेज, तो 7 पेज हो गए। तो अब उत्तर नंबर 7, 7वां पेज का उत्तर नंबर 7, बीच में डालिए खंड काव्य, और यहाँ काले पेन से गांधी जी का, जिस जो भी आपके उसमें खंड काव्य है, मैंने तो गांधी जी का करके दिखाया, आप उनका करिए। लेकिन करने का तरीका यह रहता है कि पहले किताब का नाम लिखिए, कि खंड काव्य के नायक जो नायक है वो लिख दीजिए, बिल्कुल ये लिखे, उनका जीवन एवं उनके कार्य हमारे लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। 2-3 ये हेडिंग जो है ना, ये इसमें लिख दीजिए कि वे देश सच्चे देश प्रेम रहे, सत्य और अहिंसा के उपासक रहे हैं, उनकी विशेषताएं निम्नलिखित है, और विशेषताओं का ऐसे डायग्राम जरूर बनाए जिसकी आप हेडिंग देने जा रहे हैं। ये भी आप 80 शब्दों का करना है आपको, तो इसका मतलब कम से कम 1.5 पेज का जाना है, आधा पेज में तो आ गया। और इससे दूसरे वाले पेज पे देखो, इससे दूसरे वाले पेज पे आ जाए, पेज नंबर 8 पे जो मैं काव्य में पढ़ा रहा था, उसकी हेडिंग ऐसे पूरे पेज पे लिख देनी है, आरंभिक जीवन की दुर्बलता है, देश प्रेम, सत्य और अहिंसा के उपासक, राष्ट्रीय एकता के पक्षधर और जनतंत्र, ये पूरा पेज पे आपको वर्क कर लेना है, क्या यानी कि काव्य का जो आपको चरित्र चित्रण लिखना है, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, आप देखिएगा अब यहां से आपका शुरू हो जाता है खंड ब, खंड ब शुरू हो जाता है, ये भी 50 नंबर का है। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 जो आना है वो संस्कृत शुरू हो जाती है, संस्कृत का अनुवाद। आपको कॉपी में सबसे पहले आपको क्या करना है, संदर्भ डालना है काले पेन से, और यहां लिख देता है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित, यहां पाठ का नाम आएगा, इसमें रचयिता लेखक का नाम नहीं लिखा जाता, बस पाठ का नाम लिखा जाता है, इसी के 2 नंबर रहते हैं, ठीक है ना। और फिर इसका अनुवाद, ये कहां से याद करना, ये मैं आगे आपको अभी समझाने वाला हूं, अभी तो कॉपी में देखिए कैसे लिखना। आधे पेज पे ये आ जाएगा और 2 लाइन खींच देगा, और ये पेज नंबर 9 का काम चल रहा है आपका, और पेज नंबर 9 पे ही उत्तर नंबर इसका जो 8 है, इसका ख शुरू हो जाएगा, वो आएगा श्लोक का अनुवाद। श्लोक का अनुवाद आपको लिखना है संदर्भ, इसी तरीके से प्रस्तुत, यहां श्लोक कर देना, यहां गद्यांश लिखना है आपको पहले वाले में, और यहां लिखना है श्लोक, फिर इस श्लोक का जो संदर्भ है वो लिख देना है, और इस श्लोक का अनुवाद कर देना है, ठीक है ना। आगे चलिए, जो एक ही पेज पे हो जाएंगे दोनों के दोनों क्वेश्चन, 8 ख और ख। नेक्स्ट देखिए, अब ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन आना है पेज नंबर 10, देखिए कॉपी में पेज नंबर 10, और इस बात का ध्यान रख लेना है कि जितने भी ज्यादा से ज्यादा आप पेज पे दोनों साइड लाइन खींच सकते हैं वो खींच लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए
पेज नंबर 10 पे आपको क्या काम करना है, एक अपठित गद्यांश आएगा जो मैंने अभी बताया था। अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर आपसे ये पूछेंगे। तो फिर इसमें जो दो शब्द डालिए, क्योंकि दो आएंगे, जब दो आते हैं तो जो कॉपी चेक करते हैं उन्हें पता होना चाहिए आप कौन सा कर रहे हैं। काले पेन से उनके दो शब्द शुरू के और दो शब्द बाद के ये लिख दीजिएगा ये, और अब उसमें से प्रश्न उत्तर आप छाट दीजिए। तीन आएंगे, तीनों के प्रश्न उत्तर गद्यांश से ही आपको मिल जाएंगे और ये आधे पेज पे ये भी हो जाएगा आपके बिना। देखो जब एक पूरा हो जाता है एक लाइन छोड़कर दूसरा करिए, और जब वो पूरा हो जाएगा तब एक लाइन छोड़ के तीसरा करिए। इस तरीके से कॉपी में लिखते हुए चलना है। और एक बात का और हमेशा ध्यान रखना कि आपको ज्यादा बड़ी राइटिंग में नहीं लिखना, अपनी नॉर्मल जो राइटिंग है उसमें ही पेपर करते चलेंगे। दो लाइन ये बीच में खींच दीजिएगा। और उत्तर नंबर अब 11 शुरू हो जाता है जो कि बहुविकल्प होता है। सबसे पहले शब्द युग, इसके उत्तर आपको बहुविकल्प है। तो जो 11 का पहला कर रहे हैं आप, जो सा उत्तर है वो डालिए और उत्तर को लिख दीजिए। इसी तरीके से दूसरे का जो उत्तर है वो लिख दीजिए। 2 नंबर के ये होते हैं, एक एक नंबर के बहुविकल्प। अभी इसी तरीके से दूसरा चलेगा, ये आएगा शब्दार्थ पूछेगा आपसे। 11 का ख जो रहेगा शब्दार्थ, ये भी बहुविकल्प रहेगा। और इसमें दो शब्द आपसे पूछेगा, जैसे कि सारंग का पूछा था कि सारंग के अर्थ क्या है, हिरण और मोर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको उत्तर लिख देना है। अब चलिए 11 का गैप है। नेक्स्ट कॉपी का अगला पेज खोलेंगे आप, उस पेज पे इसी तरीके से आपको कॉपी के अंदर सारा पेपर ऐसे ही सोल्व करने हैं जैसे मैंने करके दिखाया हुआ है। अब देखिए क्या करेंगे आप, शब्द चयन। शब्द चयन भी आपका पूछेगा उसमें बहुविकल्प के रूप में, जो भी बहुविकल्प का उत्तर है वो कर दीजिए और उत्तर लिख दीजिए, ठीक है ना। ये भी हो जाएगा। फिर 2 लाइन खींच देगा। फिर चलेंगे घ, वाक्य शुद्ध करके लिखने होते हैं ये, तो 2 करने को आएंगे, दोनों के दोनों ये शुद्ध करके लिख दिए। सभी ने अपना काम कर लिया होगा और मेरे से कुछ न पूछो। ये क्वेश्चन, ये उत्तर है, उत्तर लिखने हैं आपको। अब ये पूरा हो गया आपका प्रश्न नंबर 11। 11 के बाद आप चलेंगे 12 पे। 12 जो प्रश्न रहेगा कै ख ग, वो आपका रहता है रस अलंकार और छंद, ये रहता है। तो सबसे पहले आप देखिए, जो सा भी आप रस लिख रहे हैं उसको यहां डालिए, उत्तर नंबर 12 करुण रस, ब्लैक पेन से, और उसकी परिभाषा लिख दीजिए और उसका उदाहरण। तो ये इसी पेज पे ये वर्क हो जाएगा। उदाहरण भी ऐसे देना है, बिना लाइन छोड़े ही आपको कर देना है। उदाहरण काले पेन से लिख देना है। अच्छे से इसकी तैयारी कर लीजिए, 2 नंबर आपके पक्के, ठीक है ना। ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही क्या हुआ 2 लाइन खींच दीजिएगा। अब नेक्स्ट पेज पे आपको जो करना है ये देखिए, नेक्स्ट पेज पे आपको लिखना है अलंकार। देखिए अगले पेज जब आप खोलोगे कॉपी का तो उस पे आएगा अलंकार। जो सभी अलंकार आप लिख रहे हैं उसका नाम डालिए। यहाँ 12 ख कर रहे हैं आप, श्लेष अलंकार कर रहे हैं, उसकी परिभाषा लिख दीजिए। जो भी है लक्षण लिखिए, चाहे परिभाषा जो भी कहेगा वो लिख दीजिए और उसका उदाहरण दे दीजिए। ये रहा, ये उसका उदाहरण काले पेन से देना है। जैसे ही पूरा हो जाए तो फिर 2 लाइन खींचिएगा। फिर उत्तर नंबर 12 पे चलेंगे। 12 पे जो गैर प्रश्न रहेगा वो रहेगा दोहा छंद लिखने का। जो भी आया है पेपर में उसको यहां लिखिए और उसका लक्षण लिखिए। लक्षण पूछा उसने, लक्षण लिख के और उसका उदाहरण। तो एक पेज पे अलंकार का भी आ जाएगा, उसकी परिभाषा आ जाएगी, ऐसे ही छंद भी आ जाएगा, उसकी परिभाषा आ जाएगी। ये भी आपका 12वां प्रश्न पूरा होता है जो कि 6 नंबर का रहता है। तो 12 पूरा होने के बाद हम प्रश्न नंबर 13 पे चलते हैं। अब 13 को देखिए, प्रश्न नंबर 13 में जो आपको करना है वो आना है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कैसे लिखनी होती है ये पूरा मैंने आपको समझाऊंगा, वो पेपर में बताएगा। कि देखिए आप उसमें लिख दीजिए उत्तर नंबर 13, प्रार्थना पत्र जो भी आप करना है बिजली कटौती के लिए लिखना है, और ये लिखना था जिलाधिकारी को। तो ऐसे आप एड्रेस डालिएगा और जो सा जिला है वो लिखिए, और जो विषय है परीक्षा के समय बिजली कटौती ना करना। इसके बाद महोदय डाल के आपको पूरा रूप, ये मैं आपको करना अभी बताने वाला हूं। अब ये तो मैंने आपको कॉपी में दिखाया। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है निबंध। निबंध के लिए करीब 15 मिनट आपको छोड़ के चलनी है, घड़ी में टाइम देख के आपको अपना पेपर करना है। बहुत सारे बच्चों का निबंध छूट जाता है। निबंध करने का भी तरीका बताऊंगा, और वो करीब 3.5 पेज पर आप निबंध लिखना है। किस तरीके से लिखना है इसी वीडियो में बात करूंगा। तो ये मैंने कॉपी में पहले मैंने आपको दिखाया है पेपर कैसा आना है, फिर मैंने आपको बता दिया कॉपी में कैसे करना है।
आइए हर एक पर्सन पर अब मैं थ्योरी बताता हूं, आपको इसके बाद कहीं से कुछ याद करने की जरूरत नहीं, बस अब देखिए थ्योरी कैसे करनी है। ये देखिए, अब आता है, मैं खंड ख से शुरुआत करता हूं। जो खंड क था वो मैंने एक वीडियो में आपको पूरे अच्छे से समझा दिया। इस वीडियो में मैं आपको खंड ख करना सिखाऊंगा, जो कि 50 नंबर का होता है। खंड ख, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने खंड क कराया था, उसको जाके देख लीजिए। ख इसमें समझ लीजिए। ख जो संस्कृत का गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद करने को आता है। अब आपको ये करना कैसे है, सबसे पहले आप अपने संस्कृत के लेसन के नाम लिख लीजिए। ये 6 लेसन है आपके पास, जिसके उसमें जो भी, जैसे पहला लेसन भोजस्यो दारियम यानी कि भोज की उदारता का है, आत्मज्ञ और सर्वज्ञा आत्मज्ञानी का है। ये आप ऐसे लेसन लिख लीजिए। ऐसे क्यों बोल रहा हूं, ऐसे लिखने से आपको जो संदर्भ लिखना होता है, अगर संदर्भ में आपने अगर लेसन का ही संदर्भ में नाम गलत डाल दिया तो वो समझ जाएगा कि जब बच्चे पे कोई यही नहीं पता कौन से लेसन से आया, तो अनुवाद के वे आपके नंबर काट देगा। इसलिए संदर्भ वहां ठीक लिखना चाहिए आपको। और 2 नंबर का होता है, तो आपको लेसन के नाम तो याद करने ही है। ये मैंने लेसन के नाम दे दिए, यहां से आप याद कर लीजिए। अब रहा अनुवाद। अनुवाद आपको क्या करना है, मॉडल से आपको अनुवाद नहीं याद करना। इसके लिए आपको किसी के हेल्प गाइड की ले लीजिए और एक दौरे से पहले उसकी कहानी पढ़िए। जैसे भोजिस्यो दारियम की कहानी पढ़िए, कहानी पढ़ने में भी आपको मजा आएगा और अच्छी भी लगेगी। बिना बुक के पढ़िए, पहले 1-2 बार जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उस कहानी में भोज की उदारता के बारे में क्या बताया है। तो आपको जब वो कहानी पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगी। फिर बुक रखिए और बुक के आगे रख के उसको फिर हिंदी पढ़िए। तो आपको जब वो कहानी पहले से ही लर्न है और बुक से, तो फिर संस्कृत से अनुवाद हो ही जाएगा। देखिए, ये करने के लिए आपको मात्र 2 या 3 घंटे लगेंगे। सारे लेसन की हिंदी आपको पता चल जाएगी। इस तरीके से आपका संस्कृत का अनुवाद का प्रश्न भी हो जाएगा। संदर्भ यहां से लिख लीजिए, मैंने संदर्भ लिखा हुआ है इसका, देखो ये रहा, यही संदर्भ लिखे है ये पेपर में। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित। संस्कृत यो जो जिस भी लेसन का आया, बस ये बदलना आपको, उसी लेसन का नाम लिख दीजिए। और लेसन कब पहचानेंगे, जब आपने हिंदी पढ़ी हुई हो, तो आप लेसन पहचान लेंगे कौन से लेसन से आया। नामक पाठ से अवतरित है। इस तरीके से आपका संदर्भ, ये आपका संस्कृत का 8 का कै हो गया। आइए अब ख पे चलते हैं, श्लोक पे। श्लोक के लिए भी आपको ऐसे ही अपनी स्ट्रेटेजी बना के चलनी है। देखिए, अब श्लोक आपको कैसे करने हैं। अब श्लोक पे देखिए, आपके जो इंटर में श्लोक के लेसन है, वे 3 लेसन के श्लोक है। एक जातक कथा में है, एक ही श्लोक है जातक कथा में, सुभाषी रातनागी ये है, इसके श्लोक आपको पढ़ लेने हैं। और एक है महात्मना मालवीय। टोटल 3 लेसन में आपके श्लोक है जिसका अनुवाद कराएगा। तो एक श्लोक तो जातक कथा का है, उसकी हिंदी पढ़ दीजिए। एक महामना में है, 2 श्लोक तो बस इन 2 लेसन में है। अगर इस लेसन से नहीं आया तो आप समझ जाएंगे बस फिर तो वो सुभाषित रत्नानी का है। तो संदर्भ के 2 नंबर तो आपको मिलने ही मिलने। बस एक जातक कथा का हिंदी पढ़ लीजिए, एक इसके मालवीय के। अगर इन दोनों में से नहीं आता तो आप समझ जाएंगे इससे है, ठीक है ना। हिंदी तो आपको फिर भी तीनों की ही पढ़नी है। ऐसी ही तरीके से किसी भी श्लोक को छोड़ के नहीं चलने। आपको पता है जो मॉडल से आप याद कर रहे हैं, आपको पता है मॉडल से वो ही आएगा। अगर वो ना आया तो फिर हम रिस्क तो नहीं ले सकते। हिंदी के भी नंबर बहुत जरूरी होते हैं, परसेंटेज ये भी बढ़ाती है। तो आप क्यों ना 3 ही तो लेसन की हिंदी पढ़नी, पढ़ लीजिए। श्लोक का संदर्भ कैसे लिखना है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित। यहाँ श्लोक का नाम लिख देना है, इन 3 में से जिससे भी आया। नामक पाठ से उद्धृत है, यह हो जाएगा 2 नंबर का काम। फिर आपको इसका अनुवाद अब आपने पढ़ा होगा श्लोक का, तो आप लिख देंगे, ठीक है। आइए प्रश्न नंबर करता हूं मैं बात मुहावरों पे। अब आता है मुहावरे। ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट मुहावरे लिखे, इसके अंदर से ही आपको मिल जाएगा, बेफिक्र रहिए, जरूर मिलेगा। कुछ मुहावरे ये मैंने लिख दिए, आप इन्हें नोट कर लीजिए। जैसे अंधे की लाठी को क्या कहते हैं, एकमात्र सहारा। हाँ, अब इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करना है, ठीक है ना। किसी कहानी के ऊपर अपने आप को मत बताना कभी भी पेपर में। कोई कहावत होती है उसके बारे में बताना। जैसे कि श्रवण कुमार अपने माता पिता के इकलौती औलाद थी, वही, और उनके माता पिता अंधे थे, वे एकमात्र सहारा थे। यानी कि वे तो अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी थे, ठीक है ना। तो किसी कहावत पे देना उदाहरण। इसी तरीके से अकल का दुश्मन होना, अति मूर्ख होना, अपना उल्लू सिद्ध करना, स्वार्थ सिद्ध करना, है ना। घोड़ा बेचकर सोना,
निश्चित होना। तो ये मैंने कुछ मुहावरे लिखे या लोकोक्तियां लिखी, जिसको दाल में कुछ काला होना, गड़बड़ होना। तो ये मुहावरे आप देख लीजिए एक बार, मैंने यहाँ लिख दिए, आपको कैसे याद करने की जरूरत नहीं, इसमें से इसका अर्थ देख लीजिए, मैंने लिख दिया, ठीक है ना। मुहावरे यहां से याद करिए। नेक्स्ट पेज पे अब देखिए, नेक्स्ट जो रहेगा आपका शब्द युग्म। कुछ मुहावरे यहां भी है, इन्हें भी देख लीजिए एक बार, ये इंपोर्टेंट लिखे हुए मैंने, ठीक है ना। अब ये देखिए शब्द युग्म, जैसे इंपोर्टेंट है, इनको पढ़ लिए बस। अनल अनिल, अनल अग्नि को कहते हैं, और अनिल वो अनल अग्नि और अनिल वायु। सकल संपूर्ण, सकल अंश या खंड, पुरुष आदमी, और परस पुरुष, यह हो जाएगा कठोर। इस तरीके से ये शब्द युग्म यहां से पढ़िए, इनको इनमें से ही मिल जाएगा। थोड़ा सा और आगे मैं बता देता हूं, थोड़ा सा आगे भी लिखे हुए हैं कुछ, वो भी देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पढ़ लीजिए यहां से, मैंने ये शब्द युग्म लिखे हुए हैं। आगे देखिए थोड़े से और, ये रे। तो आपको किसी थ्योरी से याद करने की जरूरत नहीं, बस इसी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको यहां से एक बार पढ़ लीजिएगा, आपके लिए ही बनाए हैं सब। अरे ये है अनेकात शब्द, एक शब्द दिया रहेगा, उसके दो शब्द पूछेगा आपसे, ये जैसे अज, अज का बकरा शिव, ठीक है ना। अर्क सूर्य काढ़ा, अनंत आकाश जिसका अंत ना हो, ठीक है ना। अंबर आकाश वस्त्र। तो ये सारे के सारे अनेकात शब्द है, ये भी आपको इसमें से ही याद कर लेने हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ये उत्तर चल रहा है आपका 11वां, ठीक है। बेफिक्र रहिए, पूरी की पूरी हिंदी इसी मेरे नोट से ही हो जाएगी। कुछ ये है, इनको भी एक बार कर लीजिए, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप यहां से भरोसा करिए, इसके अंदर से ही आ जाएंगे। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा सारंग, पिछले साल सारंग आया था, देखो कमल हंस, ठीक है ना, कमल हंस, सांप भी होता है, इसका मतलब हिरण भी होता है। तो ये है, दो दो ही तो लिखने को आते हैं, दो दो मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। इसको एक बार देख लीजिए आप। इसके बाद आगे चलिए क्वेश्चन नंबर, हाँ अब आते हैं हम उत्तर नंबर 12 पे। उत्तर नंबर 12, ये अब तक 11वां क्वेश्चन चल रहा था, अब उत्तर नंबर 12 देखिए। 12 आपके कोर्स में आता है रस का। आइए मैंने रस को समझाया है कुछ इससे। रस किसे कहते हैं, सबसे पहले ये समझिए। साहित्य में काव्य को पढ़ने, सुनने या उस पर आधारित अभिनय देखने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। अब रस के 3 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, वो सॉरी 4 अवयव, और संचारी भाव। ये 4 प्रकार के रस के अंग होते हैं। पहले रस के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, रस तो आपको करने आ जाएंगे। अब देखो स्थायी भाव किसे कहते हैं, अब स्थायी भाव को समझिए। ये व्यक्ति के हृदय में सुप्त अवस्था में हमेशा विद्यमान रहते हैं, और इनकी संख्या 9 होती है, लेकिन कुछ आचार्यों ने इनकी संख्या 11 निर्धारित की है। अब आपको 11 का 11 का संचारी भाव पता होना चाहिए, क्योंकि ये तो पूछा जाता है, सॉरी स्थायी भाव तो पूछे जाते हैं कि रस का इसका स्थायी भाव लिखिए और परिभाषा लिखिए। तो स्थायी भाव 11 कौन से है, वे देखिए यहां से शुरू करते हैं। जैसे रति, रति जो रस, अगर स्थायी भाव रति है तो उसका मतलब है श्रृंगार रस है उसके अंदर। हास का हास्य, शोक का करुण, क्रोध का रौद्र, और आश्चर्य का अद्भुत, और जगुप्सा का विभत्सय, पिछली बार ये आया था, है ना। निर्वेद का शांत, नहीं निर्वेद भी आया था, शांत, ठीक है ना। और वात्सल्य का वात्सल। और देखिए इधर नेक्स्ट पेज पे देखिए आप, ये देखिए, ये मैंने 11 के 11 यहां लिखे हुए है ना। ये भय का क्या हो जाएगा, भयानक, ठीक है। इसी तरीके से भय का भयानक। तो ये 11 के 11 आपके यहां लिखे हुए हैं, एक बार स्थायी भाव देख लीजिए। विभाव किसको कहते हैं, जो कारण व्यक्ति या पदार्थ दूसरे व्यक्ति के हृदय में स्थायी भाव को जागृत तथा उद्दीपित करते हैं, उन्हें विभाव कहते हैं। यानी कि जिसकी वजह से हमारे दिल में जो स्थायी भाव पैदा हुए थे, जैसे मान लिया हमें कुत्ता भौंक रहा है, उसे देख के हमें कुछ भी महसूस हुआ या तो यानी कि वो हो गया हमारे लिए विभाव। और ये 2 प्रकार के होते हैं। आलंबन विभाव, जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के कारण कोई भाव जागृत होता है, यानी कि जिस भी व्यक्ति, देखो यहां ध्यान रखना, व्यक्ति या वस्तु के कारण हमारे दिल में जो भी उसके प्रति होता है तो उसे ही आलंबन कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति दुखी हो रहा है, उसे देख के हम भी दुखी हो गए, तो हम भी दुखी हो गए, तो वो कहलाएगा वो व्यक्ति आलंबन, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए। अब आप ये सोच रहे होंगे सर ये कहाँ कोर्स से अलग पढ़ा रहे, भाई रस के बारे में थोड़ा सा जानोगे तभी तो रस की परिभाषा भी आपको पता चलेगी, तो बस थोड़ा सा समझ लीजिए। दूसरा जो होता है विभाव, वो होता है उद्दीपन। स्थायी भावों को उद्दीपित या तीव्र करने वाला कारण उद्दीपन विभाव कहलाता है। उद्दीपन विभाव का मतलब यह होता है कि
जो हमारे जिसकी वजह से हमारे दिल में वो भाव पैदा हुआ, ठीक है ना। तो वो उद्दीपन हो, जिसके कारण, उद्दीपन के कारण जो भी हमारा माध्यम होता है हमारे दिल में उत्पन्न करने वाला, वही उद्दीपन विभाव कहलाता है। अनुभाव किसको कहते हैं? आश्रय के चेष्टाओं अथवा रस की उत्पत्ति को पुष्ट करने वाले वे भाव जो विभाव के बाद उत्पन्न होते हैं। यानी कि जो हमारे दिल में दुख हुआ और हमारे चेहरे पे जो भाव आए, दुख होने से हमारे चेहरे पे जो भाव आए, वही कहलाता है अनुभाव। यानी कि हमने क्या अनुभव किया, यानी कि अगर कोई किसी चीज को देख के हमारे आंखों में आंसू आ गया, तो आंसू जो आए वही क्या कहलाएगा? अनुभव। समझ में आ गया? और ये 3 तरह के होते हैं, 4 तरह के। कायिक उभाय, यानी कि जो हमारे शरीर में उत्पन्न कायिक हो रहे, वो शरीर के जैसा आंसू आ रहे थे। मानसिक, जो हमने दिमाग में अनुभव किया, आ रही है। मन के भाव में जो हमारे चले, वो आ रही है। सात्विक, सात्विक का होता है प्राण, जो हमारे प्राण में पहुंचकर सात्विक अनुभव धारण कर लेते हैं। तो ये 4 प्रकार के होते हैं, बस ये समझ लीजिए, पेपर में नहीं लिखना। जब ये समझ लेंगे आप आराम से रस बना पाएंगे। अब देखिए, बस ये लास्ट रह गया, इसको देख लीजिए और आपका फिर रस शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले, अब इसके बाद रह गया संचारी भाव। संचारी भाव किसे कहते हैं? चौथा पार्ट इसका। जो भाव स्थायी भावों को अधिक पुष्ट करते हैं, उन सहयोग भावों को संचारी भाव कहते हैं, यानी कि और अधिक करते हैं। और इनकी संख्या 33 है। 33 के 33 याद नहीं करना, अगर कभी कभी पूछ लिया संचारी भाव कितने प्रकार के होते हैं, 33 होते हैं। अब आइए रस पे चलते हैं, जो आपके कोर्स में है वीर रस। वीर रस किसे कहते हैं? इसका मैंने ये लिख दिया लक्षण। इसका स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। जब युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए मन में उत्साह जागृत होता है, वहां वीर रस होता है। आप कहने लगे सर ये तो हम मॉडल से भी याद कर लेते हैं। मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ, मॉडल में बहुत, या गाइड में कहीं भी लिखोगे आप बहुत, और उदाहरण भी मैंने बहुत इजी वे में दिया हुआ। ये उदाहरण आप यहां से जिसके याद है कोई बात नहीं, वो तो अपना याद रखिए। मैं ये नहीं कहता कि याद कीजिए, जिसके याद नहीं है वो यहां याद कर लीजिए। तो वीर रस की परिभाषा ये रही। इसी तरीके से मैंने हर रस की परिभाषा इसमें लिखी है, आप एक बार इनको देखते रहिए और इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए और देखिए। इसके बाद जो है श्रृंगार रस, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसका जो ये रस श्रृंगार रस के 2 उदाहरण दिए मैंने, कोई सा एक याद कर लीजिए, ठीक है ना। जिसके महिला पुरुष के प्रेम पूर्वक चेष्टाओं क्रियाकलापों का श्रेष्ठांक वर्णन किया जाता है, यानी कि प्रेम की बात जहां भी आ जाएगी वो श्रृंगार रस होता है। इसी के बाद करुण रस। इसके बाद ये करुण रस देखिए। करुण रस में किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति के नष्ट होने पर जो हमारे हृदय में भाव उत्पन्न होता है, वही करुण रस का वो होता है ना। इसका स्थायी भाव क्या होता है? शोक। शोक इसका स्थायी भाव होता है। ये मैंने इसका उदाहरण लिख दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट देखिए। अब ये देखिए, बस आप एक बार जो आपके कोर्स के हैं मैंने वे लिखे। हास्य रस को भी देख लीजिए, ठीक है ना। हास्य रस भी यहां से पढ़ लीजिए। किसी व्यक्ति की वेशभूषा क्रियाकलाप आकृति को देख के जो दिल में हर्ष का भाव उत्पन्न होता है, वही हास्य रस होता है, और इसका स्थायी भाव हास होता है। और उदाहरण ये रहा, ठीक है ना। नेक्स्ट चलिए। नेक्स्ट में आपके अब आता है अलंकार। वे तो हो गए रस, 3 रस थे आपके, उसमें तीनों लिख दिए। अलंकार भी एक बार समझ लीजिए, अलंकार क्या होता है। अलंकार 2 तरह के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार वे जो कि शब्दों से पहचाने जाते हैं, ठीक है ना। और अर्थ अलंकार वे जहां अर्थ के द्वारा आप पहचानते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आपके कोर्स में अनुप्रास अलंकार है। वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं, अर्थात जहां समान वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, यानी कि एक जैसे रे रे रे, यहाँ आया रघुपति राघव राजा राम, रे शब्द बार बार आ रहा है, तो वहां अनुप्रास अलंकार है। इसी तरीके से यमक अलंकार, जहां एक शब्द युग्म, एक शब्द या शब्द समूह, यानी कि एक ही शब्द है वो बार बार आ रहा है, जैसे काली घटा का घमंड घटा, घटा 2 बार आया और दोनों जगह इसका अर्थ अलग अलग हो, तो वहां यमक अलंकार होता है, ठीक है ना। घटा का यहाँ अर्थ है बादल और घटा का अर्थ है कम, ठीक है। और इसी के बाद श्लेष अलंकार, जहां किसी शब्द का एक बार प्रयुक्त होने पर एक से अधिक अर्थ होता है। देखो इन दोनों में यहाँ तो शब्द अलग अलग आए तो अलग अलग अर्थ हुआ, यहाँ एक शब्द आएगा और उसका अलग अलग जगह अलग अर्थ रहता है। देखिए आगे, आगे देखिए किस तरीके से, ठीक है। ये रहा, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उभरे मोती मन माने सोन। तो यहाँ जो पानी का अर्थ है, यहाँ पानी आया है, ये रहा पानी, ये रहा पानी, शब्द पानी पानी आया, लेकिन एक जगह पानी का अर्थ यहाँ है चमक और दूसरी जगह पानी का अर्थ है यहाँ जल या प्रतिष्ठा।
तो पानी का अर्थ अलग अलग जगह, दोनों जगह, तीनों जगह अलग अलग है। यहाँ पानी का अर्थ चमक है, यहाँ पानी का अर्थ प्रतिष्ठा है, और यहाँ पानी का अर्थ है जल। तो तीनों का है शब्द पानी, अलग अर्थ है, तो उसे श्लेषम अलंकार कहते हैं। उपमा आपके कोष में उपमा देखिए, जहां उपमेय की उपमान से किसी समान धर्म में यानी कि किसी भी व्यक्ति की किसी चीज से तुलना की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। परिभाषा है जैसे हरिपद कोमल से, यानी कि उपमेय कौन हुआ, हरि के पद, और किससे तुलना की जा रही, कमल से। हरिपद की तुलना किससे की जाए, तुलना, यानी कि जब किसी की तुलना किसी चीज से की जाए तो वहां उपमा अलंकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये तीन अलंकार और है आपके कोर्स में, और इन्हें भी और देख लीजिए। देखिए नंबर तो एक एक बहुत कीमती होते हैं, आप बस समझ लीजिए। रूपक अलंकार, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे सेज नागिन फ्री डसी, है ना। और इसी तरीके से उत्प्रेक्षक की लिख लीजिए, भ्रांतिमान की लिख लीजिए। ठीक है, ले लीजिए, इसके लिख लीजिए, पढ़ लीजिए एक बार। नेक्स्ट चलते हैं। अब अलंकार के बाद आते हैं छंद। छंद में समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा आपको बताया है, ये देखिए। एक तो होता है लघु, यानी कि ये अक्षर ए ई यू और ये मात्रा आए तो इसका चिन्ह होता है ये, है ना। संयुक्त अक्षर कहीं अर्ध अक्षर आए और पूरा अक्षर आए तब भी वहां एक अक्षर लगाना है, ठीक है ना। और हस्त व्यंजन भी लघु माने जाते हैं, जैसे कि ये अहम लिखा हुआ और इसके नीचे ये आया हलंत, तो ये इसका भी एक ही। तो पहले आप मात्रा लगानी सीखिए, किस किस अक्षर में एक मात्रा देंगे आप, ए ई ओ, यानी कि छोटे ये वाले अक्षरों को, और ये बिंदु को, चंद्र बिंदु को, और अध्याय अक्षर आते हैं और पूरा अक्षर वो भी एक ही लिखा जाएगा, और ये जिसके नीचे हलंत लगा रहता है ये भी। और दो गुरु वाली कौन सी मात्रा होती है, इसे इस तरीके से लिखा जाता है। और ये किस किस अक्षर में आते हैं, ये मैंने लिख दिया कि लघु वर्ण दीर्घ वर्ण होते हैं यदि उन पर भार पड़ता है, जैसे दुष्ट, यह है ना दो, अगर इससे पहले ये है और भार दो पे पड़ रहा है तब उसका दो लगाना है, ठीक है ना। अनुस्वार, अनुस्वार में भी यानी कि किसी के ऊपर बिंदी है, इसमें देखो अलग है, ठीक है। और ये बिंदी लगी हुई है जैसे कंठ, तो ये भी दो गिने जाएंगे। और ये विसर्ग आता है, ये वाली बिंदी, तब भी विसर्ग बोलते हैं इसको, दो ही गिने जाएंगे। आइए कुछ परिभाषाएं को पढ़ लेते हैं। चौपाई कौन से होते हैं, सममात्रिक छंद है ये, और 4 चरण होते हैं इसमें, और प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, 16, तब ये चौपाई हो जाएगा। ये इसका मैंने उदाहरण लिख दिया, ठीक है। आगे देखिए, यानी कि अगर आप मेरी वीडियो से ही पढ़ना चाहेंगे तो बस पूरी वीडियो से ये उदाहरण लिखा हुआ था उसका आपका पूरा कवर हो जाएगा कोर्स। अब देखिए दोहा, दोहा में क्या होता है, ये भी अधमात्रिक छंद है, इसमें भी 4 चरण होते हैं, और मात्रा पहले और तीसरे में 13 मात्राएं होती है, और दूसरे और चौथे में 11 मात्रा होती है। मैंने मात्रा लगा के दिखा दी, मात्रा आप उनसे लगा सकते हैं जो मैंने इससे पहले आपको समझाया, तो ये रहा। तो मात्रा भी लगा के आपको दिखा देनी है। इस तरीके से आपके कोर्स के छंद भी हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सोरठा भी देखिए, सोरठा भी आपके कोर्स में है, सोरठा रोला, इसको और देख लीजिए बस, ये मैंने लिख दिया सोरठा और रोला। देखो इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती है, दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं। उदाहरण ये रहा, लगा के ये मात्राएं भी मैंने दिखा दी। इसी तरीके से रोला की, रोला में सममात्रिक छंद है और इसमें भी 4 चरण होते हैं, और मात्राएं कितनी 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 होती है प्रत्येक चरण में, 24 मात्राएं। और 11 और 13 पे यति होती है। यति का मतलब जब आप पढ़ोगे जहां रुकोगे, यानी कि जहां 11 मात्राएं पूरी हो जाएगी, ये देखो 11 हो गई, यहां रुकेंगे, इसे कहेंगे यति। 11 पे यति होती है, यहां रुकना पड़ता है, फिर आगे 13 मात्राएं आएंगी। समझ में आ गया, तो ये हो गया रोला। तो आपके कोर्स का रस छंद अलंकार 12वां क्वेश्चन पूरा हो गया। नेक्स्ट चलते हैं लेटर पे। देखिए लेटर आपके कोर्स में एक तो व्यक्तिगत लेटर आएगा, लेटर के प्रकार एक तो व्यक्तिगत लेटर होते हैं, एक व्यावसायिक लेटर होता है, एक सरकारी आधिकारिक पत्र होते हैं। आपके कोर्स में ज्यादातर ये पूछा जाता है कि शिकायत पत्र, यानी कि सरकारी को या किसी को भी। अब आपको अगर मैंने एक प्रारूप समझाया, नियुक्ति पत्र का प्रारूप क्या होता है। नियुक्ति पत्र इंपॉर्टेंट होता है, सबसे पहले सेव में लिखिए, और जिसको एड्रेस वो आपको पर्सन के अंदर ही देखा, किसको लिखना था आपको, प्रबंधक महोदय को लिखना है। और ये कॉलेज आप अपने पास से डालिए, कॉलेज, और ये लखनऊ। विषय क्या है, रिक्त पद पे नियुक्ति हेतु। सबसे पहले यहाँ आपको बताना पड़ता है डेट डाल के कि कहां से आपको उसकी सूचना मिली कि वहां पद खाली। तो 24 जुलाई 2000 ये दैनिक जागरण में आपको सूचना मिली थी, प्रकाशित आप ये अगर कोई भी नियुक्ति का लिखने को आए
ये लाइन सब में लिखनी है। आप देख लीजिए एक बार, ये लाइन आपको सब में लिखनी है। यहां से शुरुआत करने का एक फॉर्मेट बनाया मैंने कि ये लिखनी है 24 जुलाई इस सन को दैनिक जागरण में प्रकाशित आपके विज्ञापन के संदर्भ में जिस पद पे ये खाली के हेतु अपना प्रार्थना पत्र आपके सेवा में प्रेषित कर रहा हूँ। ये सब में लिखने हैं। बस यहाँ बस आपको ये बदल देना है कि किस पद बदलना, किस पद के लिए आप लिख रहे हैं, बाकी सब में ये। फिर आपको लिखना है मेरी शैक्षिक योग्यता का विवरण नहीं है, निम्न यहाँ कक्षा डालनी, जैसे हाई स्कूल, यहाँ इंटर, यहाँ बीए है ना, यहाँ बीएड या कोई अलग से योग्यता है वो, यहाँ वर्ष किस वर्ष में हाई स्कूल की ये पूरा भरना आपको। श्रेणी कौन सी आई थी हाई स्कूल में, फर्स्ट या सेकंड, ये यहाँ लिख देनी है। और ये कौन से बोर्ड से की, यूपी बोर्ड से की तो यूपी बोर्ड है ना, और ये यूपी बोर्ड ही चलता है हाई स्कूल इंटर में। और यहाँ हो जाएगा या तो आप मासा कुमरी लिखिए जौन सी यूनिवर्सिटी से की है, या सीसीएस यूनिवर्सिटी लिख दीजिए जौन सी यूनिवर्सिटी से बीए या एमए की है। और फिर यहाँ आप यहाँ थोड़ा सा अपने पास से लिखिए कि मैं इस पद के लिए लायक हूं, इस तरीके से प्रारूप बनाया नियुक्ति का। और ये आपको ये भी लिखना है संलग्न प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपि है, और ये आपका पूरा नियुक्ति के लिए लेटर हो जाएगा। अगर किसी को शिकायत लिखनी तो वो पूरा मैटर, देखो लेटर कैसे लिखा जाता है। शिकायत अगर किसी को लिख रहे हैं तो सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दो कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, प्रायत लिखना, उसमें प्रायत यहाँ का रहने वाला है। फिर समस्या लिखना कि प्रायत को ये समस्या आ रही, फिर उन्हें उपाय बताना कि मैं आपसे ये चाहता हूँ। तो ये तीन चार लाइनें एकदम से पहले, सबसे पहले अपना एड्रेस, और फिर जो आपको दिक्कत आई है उससे वो लिखनी है कि मोहल्ले वालों को या आपको क्या दिक्कत आ रही है, और फिर आप जो उससे चाह रहे हैं वो लिखना है। इस तरीके से पूरे पेज पे ये आपका प्रार्थना पत्र आ जाएगा। अब आता है निबंध लिखने का। लास्ट क्वेश्चन है 14 निबंध। ये 9 नंबर का आएगा निबंध, इसे देख लीजिए। सबसे पहले आप कुछ निबंधों की, जो ज्यादातर आप समस्याओं के निबंध याद करिए, एक समस्या पर जरूर पूछा जाता है। तो सबसे शुरू में प्रस्तावना डाल के आप उसको निबंध का थोड़ा सा प्रारूप लिख लीजिएगा, प्रस्तावना। फिर एक स्केच डाल के निबंध की एक स्केच डाल के इस तरीके से कहीं भी स्केच डाल लीजिए। प्रस्तावना जो जो आप लिखने जा रहे हैं ऐसे ही वर्गीकरण करिए, उसका हेडिंग का वर्गीकरण कीजिए। और जो भी हेडिंग आप यहाँ डालेंगे ये, फिर इनकी हेडिंग डाल के आप इसमें थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू कर दीजिए कि जो समस्या आई है जैसे प्रस्तावना आ गया, समस्या का कारण आ गया है ना, समस्या का कारण, फिर समस्या से क्या क्या उत्पन्न हो रहा है वे हेडिंग डालिए, फिर निवारण डालिए। तो इस तरीके से आपका निबंध भी कम से कम 3.5 पेज पे हो जाएगा। तो ये इंटर की पूरी हिंदी मैंने इसमें कवर किया है। खंड क के लिए आप मेरी पहली वीडियो देख लीजिएगा, खंड क मैंने इसमें पूरा कर दिया, और कॉपी भी आपको दिखा दी, पेपर भी दिखा दिया। इसी तरीके से आपकी मैं पेपर में आपके साथ बना रहूंगा। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक्स।